हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेन ज्ञान एक्सप्रेस में दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको शिक्षण अधिगम को पढ़ा रहा हूं और शिक्षण अधिगम में ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स। बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये लेक्चर होगा, क्योंकि शिक्षण के सूत्र आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हमारा नया वीडियो आ गया है, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बेहतर मैटर देने के लिए। आइए शुरू करते हैं। क्या है शिक्षण सूत्र का एक जो लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको कम से कम 7-8 शिक्षण सूत्रों की चर्चा करने वाला हूं आपके लिए, जो बेहद खास हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक शिक्षण सूत्र के लिए छोटा सा डेफिनेशन क्रिएट किया है। शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग आवश्यक होता है, या आप इसको परिभाषा के रूप में भी कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र क्या है कि यानी वे सूत्र जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, उन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई बहुत इजी है कि भाई शिक्षण सूत्रों की क्या जो है क्या वैल्यू है, क्या योगदान है हमारे शिक्षण में। भाई शिक्षण सूत्र होते हैं तो हम जो पढ़ाना चाहते हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है, काफ़ी सिस्टमेटिक होती है और वो बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि हम सिस्टम वाइज उसको लेके चलते हैं। तो सूत्रों से हमारी टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और काफ़ी प्रभावशाली होती है और काफ़ी जो है आसान होती, काफ़ी सरल हो जाती है, जिससे स्टूडेंट को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यही है शिक्षण सूत्र। तो आइए देखते हैं कौन से प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जिन्हें हमें अपने शिक्षण में अपनाना चाहिए, ताकि हमारा शिक्षण काफ़ी प्रभावी हो, काफ़ी अस्थायी हो और काफ़ी सरल हो। तो सबसे पहले नंबर पे है सरल से जटिल की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, या सरल से जटिल या कठिन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षण सूत्र ये कहता है कि जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएं बच्चों को, तो हमें सबसे पहले आसान आसान चीज़ें पढ़ानी चाहिए। आसान चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को पहले बतानी चाहिए। जब बच्चे को सिंपल चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो है हाँ मुझे आ रहा है। और जब सरल चीज़ें आ जाएंगी तो उसी के बेस पे वो कठिन चीज़ों की ओर भी वो इंटरेस्टेड होगा, उसके प्रति एक्साइटेड होगा और कठिन चीज़ों को भी सीखेगा। तो बहुत आसान, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चों को हम आसान चीज़ें बताएं, और तभी जो है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा हमारी स्टडी, हमारी टीचिंग के प्रति, और बच्चे अधिगम को प्राप्त हो जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सरल से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए, ताकि हमारा शिक्षण काफ़ी अच्छा हो सके। उसी से मिलता जुलता अगला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है। बच्चे के पूर्व ज्ञान में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें निहित हैं, जिसको आप अपूर्व ज्ञान कहते हैं हिंदी में, तो जो चीज़ें बच्चे के माइंड में ऑलरेडी है, उसको कनेक्ट कराते हुए, उसी से टॉपिक को कनेक्ट कराते हुए हमें उन चीज़ों की तरफ जाना होगा जिसको बच्चे नहीं जानते हैं। जैसा कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से आप पूछेंगे, जैसे आप पौधों के भाग को पढ़ाना चाहते हैं, पौधों के भाग एवं उनके कार्य को पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये पूछेंगे ना बच्चों, क्या आपने पौधा देखा, या पौधा क्या होता है, पौधे में क्या क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे भाई पत्ती होती है, डाल होती है, फूल। तो फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता कि ये पौधे के भाग है, वो जानते हैं कि पत्ती है। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उनसे पूछेंगे, उनके नॉलेज में जो है, अगर उसको बाद में रिलेट करेंगे कि पत्ती, फूल, पौधे के भाग हैं और इनके कार्य क्या हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो ज्ञात था अज्ञात की ओर जा रहे हैं। यानी वो जानते हैं कि पत्ती, डाल, फूल, फल पौधे के ही अंश है, पौधे के भाग, लेकिन उनका कार्य क्या है वो उनके लिए अज्ञात है। तो उनको जो ज्ञात था उसके आधार पे अज्ञात की ओर ले जाएंगे, तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो उन चीज़ों को लर्न कर लेंगे। यही इस शिक्षण सूत्र का मतलब होता है।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दोस्तों, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्थूल का मतलब होता है जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने हो, जो विशाल हो, जो जैसे कोई मूर्ति है, मान लीजिए मूर्ति है और प्राण है, तो मूर्ति हमारे सामने होती है, प्राण हमें नज़र नहीं आता है। स्टैचू और सोल की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैचू को यहाँ स्थूल मान सकते हैं, सोल को आप सूक्ष्म मान सकते हैं। तो भाई पहले स्टैचू के बारे में हम बताएंगे, ये स्टैचू है, इसमें ये हाथ है, ये आँख है, ये, तो स्टैचू के बारे में बताएंगे। फिर ये हम बताएंगे स्टैचू के अंदर एक प्राण आ जाए तो ये शरीर चलने लगेगा, बोलने लगेगा। तो इस तरह से मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है जो चीज़ें पहले प्रत्यक्ष हमारे सामने मूर्त रूप में हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, पहले उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम सूक्ष्म चीज़ों के, उसके पार्ट के बारे में बताएंगे, तो बच्चे बहुत ही आसानी से उसको लर्न कर लेंगे। तो स्थूल से सूक्ष्म का तात्पर्य होता है कि ये, इसको ऐसे भी बताते हैं कि पहले हम बड़े पार्ट को बताते हैं कि भाई पेड़ पौधे जो है हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। फिर कैसे बनाते हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, फिर उसकी एक एक चीज़ को हम डीपली बताएंगे। तो वो हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या जो मैंने स्टैचू और सोल का एग्जांपल दिया वो भी आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का एक बहुत ही आसान सा शिक्षण सूत्र होता है। पूर्ण से अंश की ओर, दोस्तों ये भी काफ़ी इसी से मिलता जुलता है। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पहले हम, जैसे कॉमन सी बात है, पहले हम शरीर के बारे में बता दिए, फिर शरीर के एक एक अंगों के बारे में बता रहे हैं, फिर अंगों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो पहले पूर्ण हिस्सा, पूर्ण यानी होल को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर हमारा शिक्षण सूत्र होता है, काफ़ी ईजी होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब एनालिसिस शब्द तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इजी, बहुत ही सभी के टच में है कि विश्लेषण क्या करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ करके एक पार्ट पार्ट करके उसके हर एक पार्ट पे विचार करना, उसके हर एक अंश पे विचार करना और उसके बारे में एक राय कायम करना, एक निष्कर्ष निकालने जैसी बात के बारे में विचार करना। तो एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको संश्लेषण की तरफ उसको छोटा करेंगे, यानी कि जो हमने व्याख्या किया, अब इसको कैसे, व्याख्या से सारांश की ओर, इसको आप आसान शब्दों में कह सकते हैं व्याख्या। पहले हम एक एक पार्ट की व्याख्या करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई कविता आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपने कहा कि वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पहले एक एक चीज़ का अर्थ बताएंगे। वर्दे माने वरदान दीजिए, वीणा वादिनी वीणा को बजाने वाली माँ सरस्वती वरदान। तो एक एक शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं, एक एक शब्द के अर्थ को क्लियर कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, बाद में पूरी कविता का एक सारांश, एक भावार्थ लिखा देंगे। तो वह विश्लेषण पहले आपने किया, पहले आपने व्याख्या किया, बाद में सारांश की तरफ ले गए। तो ये फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि विश्लेषण से संश्लेषण हम करते हैं। संश्लेषण का मतलब संक्षिप्तीकरण होता है, विश्लेषण का मतलब उसको बढ़ा देना, फैला देना, ये इसका कॉमन सा अर्थ होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक, पहले तो हम चीज़ों को मन के अकॉर्डिंग, जो हमारा मन कहता है, मन में जो भाव पैदा होते हैं मन से कनेक्ट कराते हैं, मन की विचारधारा के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पहले एक्सप्रेस करते हैं। बाद में उसमें हम लॉजिक को भी फिट कर देते हैं कि क्या जो मन कह रहा है, जो मन के मुताबिक हमारे माइंड में ख्याल आ रहे हैं, जो तर्क, जो हमारे माइंड में विचार आ रहे हैं, क्या वो लॉजिकली सही हैं कि नहीं। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी कि मन के विचारों को पहले हम जो है व्यक्त करते हैं, उसके बाद फिर उसको वास्तविक दुनिया में प्रैक्टिकल वे में उसको चेक करते हैं कि क्या वो चीज़ जो साइकोलॉजिकल है वो लॉजिकल है कि नहीं। तो इसे मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम कहते हैं। थोड़ा सा एक लिस्ट होता है, हालांकि इसका प्रयोग जो है बहुत कम किया जाता है। मनोविज्ञान को रिलेट करके हम तर्क को रिलेट करने की बात करते हैं यहाँ पे, जो थोड़ा सा इन विधियों से थोड़ा सा ये अलग है। ऊपर की जो शिक्षण सूत्र मैंने बताया उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। आगे विशिष्ट से सामान्य की ओर दोस्तों, पार्टिकुलर टू जनरल है। यहाँ पर भी विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या करेंगे भाई, कोई विशेष बात बता देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बारे में उसको जनरलाइज करेंगे, उसके एक एक पार्ट के बारे में हम जानेंगे। पहले जैसे कोई सूत्र बता दिया आपने कि जो होता है कि आयत का
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। तो ये तो गणित की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये एक विशिष्ट चीज़ होगी। पहले सूत्र बता दिया, फिर उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको जनरल कंडीशन में व्यक्त करेंगे कि कैसे होता है, क्यों इसका एरिया ऐसे लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने से क्यों प्राप्त होता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब पहले सूत्र बता दिया आपने, फिर उसको आप सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं, वही है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पार्टिकुलर टू जनरल। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसको समझ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ें हमारे सामने पहले हों, जो हमारे सामने मौजूद हों, उनके बारे में पहले हम चर्चा करें, उसके बाद उन चीज़ों से रिलेटेड हम अन्य चीज़ों की भी चर्चा करें। तो जो फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो बहुत ईजी है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। दोस्तों अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब ऐसी चीज़ें पहले हम बताएं जो बच्चों के पास हैं लेकिन वो अनिश्चित हैं, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे बच्चे बोलते हैं तो उनके बोलने का क्रम कभी ग्रामर के हिसाब से सही नहीं होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चा कोई वाक्य बोलता है तो उसमें जो वाक्यों का एक सीक्वेंस होना चाहिए वो बिल्कुल सही नहीं होता, वो गलत होता है। लेकिन वो क्या है, वो बोलता है लेकिन अनिश्चित रूप में बोलता है, उसकी बोलने की जो शैली है अनिश्चित होती है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, तो वो अनिश्चित है। जब अनिश्चित तरह की वो बात करता है, अनिश्चितता का वो नियम फॉलो करता है, जो हमारे पास आएगा हम उसको अनिश्चितता से उसको निश्चितता की ओर कब करेंगे, जब हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे कि कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो लेकिन बच्चे को शुरू में लिखाते भी तो क्या करते, कुछ भी, चाहे वो कोई गोला खींचे, कोई आड़ी तिरछी लाइन खींचता है, तो क्या होता है, अनिश्चित, उसका जो है हाथ का कंट्रोल अनिश्चित होता है, कहीं भी हाथ जा रहा है जाने दो उसको, एटलीस्ट उसके साथ प्रैक्टिस करने दो। फिर बाद में हम क्या करते हैं, धीरे 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 उसकी जो अनिश्चित रेखाओं को खींचने का जो एक आदत है उसको हम निश्चित की ओर मोड़ देते हैं, और फिर वो क्या करता है, अक्षरों को बनाना शुरू कर देता है, फिगर को बनाना शुरू कर देता है। तो इसे ही हम अनिश्चित से निश्चित की ओर का एक शिक्षण सूत्र कहते हैं। दोस्तों ये सभी शिक्षण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें टीचिंग के समय इनको अपनाना आवश्यक होता है। अगर हम इनको अपना करके टीचिंग करेंगे, शिक्षण करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है निश्चित रूप से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी शिक्षण का उद्देश्य निश्चित रूप से सफल होगा। तो इन शिक्षण सूत्रों को खास करके सरल से जटिलता की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर जो आपको बताया गया है, इनको आपको याद रखना है। और ये सभी इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र हैं जो शिक्षण अधिगम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षण सूत्रों को समझ गए होंगे और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इनसे कनेक्ट करते हुए आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिए और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।